बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 10, रेडियस रेशियो। अब बच्चों जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उस पर तो इसको सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, रेडियस रेशियो क्या होता है कुछ नहीं समझा रखा है, कहाँ कहाँ होता है, थोड़ा बहुत रिफ्रेशर पे दे रखा है। लेकिन मैं आपको एक्चुअल में उसको बताऊंगा कि रेडियस रेशियो का महत्व क्या है और किस तरह से रेडियस रेशियो को फाइंड किया जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी में से दे रखा है रेडियस रेशियो ट्रायंगुलर के लिए इतना है, टेट्राहेड्रल के लिए इतना है, ऑक्टाहेड्रल के लिए इतना है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि एक डेरिवेशन जरूर बताऊंगा आपको कि आया कहाँ से और किस तरह से उसको तब टेबलाइजेशन किया गया उसको। तो आओ बच्चों, अपनी कॉफ़ी उठा लो, पेन उठा लो, नोट बनाने शुरू कर दो। तो हम त्रिज्या अनुपात को समझते हैं। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो त्रिज्या अनुपात को हमें समझने होंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला तो ये है कि यह सिद्धांत केवल और केवल जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं या आयनिक जो कंपाउंड होते हैं बच्चों उन्हीं पे वैलिड होता है, ठीक, उन्हीं पे वैलिड होता है जो आयनिक क्रिस्टल होंगे। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, केवल आयनिक जो क्रिस्टल होंगे, ठीक है। और त्रिज्या अनुपात बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्मूला रेडियस रेशियो बराबर होता है, इसको मैंने कैपिटल RR से लिखा हुआ है, इक्वल टू त्रिज्या इसकी धनायन की, त्रिज्या बटे त्रिज्या ऋणायन की, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन स्मॉल लेटर में लिखा हुआ मैंने RC और रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है बच्चों। RR बराबर RC अपॉन RA बच्चों, ठीक है। नंबर 3 है बच्चों, यदि धनायन की त्रिज्या अधिक होगी, आपको सोचो इस रिलेशन से क्या निकल रहा है, यदि धनायन की त्रिज्या, कैटायन बोलते ना धनायन को, त्रिज्या अधिक होगी बच्चों, तब त्रिज्या अनुपात जो रेडियस रेशियो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, अधिक आएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें ये पता है कि रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन, या आप उल्टा बोल सकते हो कि रेडियस रेशियो है ना, ऋणायन त्रिज्या यदि RA का मान क्या होगा, कम होगा तो रेडियस रेशियो का मान ज़्यादा आएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो आप सीधे सीधे रखें याद कि रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात ठीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेडियस ऑफ कैटायन के बच्चों। अगला पॉइंट बच्चों, जो त्रिज्या होती है, मतलब आपको पता है कि रेडियस ऑफ एनायन जो एक ऋणायन होता है उसकी त्रिज्या बहुत अधिक होती है कैटायन की तुलना में। अब हर चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पीरियड टेबल में पढ़ चुके हो। एनायन कब बनता है, जब आप किसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, और कैटायन कब बनता है, जब किसी से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो। तो ये आप भली भांजा जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल तो 11 है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दो तो क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो Na+ में एक आपकी एक सेल पूरी समाप्त हो गई है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो नहीं है ना, प्रोटॉन तो 11 ही है, तो उसकी सेल क्या हो जाएगी, उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा काम करेगा और सेल क्या हो जाएगी, छोटी। जबकि जो ऋण आयन होता है जैसे Cl, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, Cl-, तो न्यूक्लियर चार्ज उसका वैसे हाई है, ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने से रिपल्सन ज़्यादा बढ़ेगा बच्चों और साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो ये तो आप जानते हो कि रेडियस ऑफ एनायन रेडियस ऑफ कैटायन से बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक। यदि त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो अधिक है तो जो क्रिस्टल बनेगा बच्चों तो वो क्या होगा, बहुत स्थायी क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। अगर रेडियस रेशियो का मान ज़्यादा है तो उस आयनिक यौगिक का स्थायित्व भी अधिक होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो, अगर रेडियस रेशियो का मान हाई है तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होगी, वेरी हाई होगी बच्चों। छठा पॉइंट इसमें मैं डाला का, यदि रेडियस रेशियो ज़्यादा है तो रेडियस ऑफ कैटायन भी ज़्यादा होगा। अगर बच्चों कैटायन का रेडियस रेशियो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, ठीक, तो उसका कोऑर्डिनेट नंबर भी ज़्यादा होगा। मतलब आप क्या, क्रिस्टल में क्या होता है, एक कैटायन को एनायन सराउंड करेंगे और एनायन को कौन सराउंड करेगा, घेरेगा कौन चारों तरफ से, कैटायन। तो अब मान के चलो अगर रेडियस रेशियो मतलब अगर कैटायन आपका थोड़ा बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा नेगेटिव आयन उसको घेर पाएंगे, तो रेडियस रेशियो हाई होगा यदि स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड भी हाई होगी। और तो अगर देखो, अगर रेडियस ऑफ कैटायन ज़्यादा है तो कोऑर्डिनेट नंबर उपसय संयोजन के बच्चों क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। यदि छोटा होगा तो उसे कम ऋण आयन घेरेंगे तो कोऑर्डिनेट नंबर भी कम क्या होगा और स्टेबिलिटी भी कम होगा। अब 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने अलग से लिखे हुए हैं आयनिक यौगिक के स्थायित्व
के 3 महत्वपूर्ण बिंदु। कौन से 3 पॉइंट हैं जो आयनिक यौगिक को स्थायी बनाते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों कि कैटायन तथा एनायन को गोलाकार तथा एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मानना है आपने। जब आप रेडियस निकालें, जो कैटायन है, जो धनायन है और जो एनायन है, उनको सबसे पहले तो आपने गोलाकार मान के चलना है। ये हमने पहले बताया था कि आपने जो अवयवी कण जो आप ले रहे हो वो कैसे होने चाहिए? गोलाकार। दूसरा क्या होना चाहिए? जो कैटायन और एनायन जब एक दूसरे को स्पर्श जरूर करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता है सॉलिड के अंदर। दूसरा पॉइंट है बच्चों एनायन सामान्यतः दूसरे एनायन को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एनायन होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेगा? कैटायन के चारों तरफ लगे होंगे, तो जब लगे हुए हैं कैटायन को तो टच करना चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब ये धनायन है और धनायन के बाहर क्या लगा हुआ है? एनायन लगा हुआ है, ठीक। तो कैटायन को तो टच करना चाहिए, लेकिन अगर इसके बगल में दूसरा लगा होगा बच्चों एनायन, तो उसको टच नहीं करना चाहिए। इसके कारण क्या होगा? अगर वो टच करेगा बच्चों, तो ऋण आयन दोनों अपोजिट सेम चार्ज हैं, तो एक दूसरे क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। वो क्रिस्टल क्या हो जाएगा? आपका अस्थायी हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों कैटायन को, ठीक है, कैटायन को अधिकतम एनायन से घिरा होना चाहिए। जो एक धनायन है क्रिस्टल में, उसको अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन क्या कर रहे हैं? सराउंडेड कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड क्या होगा बच्चों? स्थायी, ठीक है। तो 3 कंडीशन बताई मैंने। पहले तो मैंने बताई कि आपने कैटायन और एनायन को सराउंडेड मान के चलना चाहिए और कैटायन एनायन को स्पर्श करे। दूसरा मैंने बोला आपको एनायन सामान्यतः दूसरे एनायन को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तीसरा कैटायन को अधिकतम एनायन को से घिरा होना चाहिए, तभी बच्चों को स्थायी बनेगा। तो हम सीखते हैं आयनिक यौगिक के लिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है। अब बच्चों आपको सामान्यतः जर्नल केस में जो भी क्रिस्टल बनेगा उसमें सिर्फ ये मान के चलना है कि जो पैकिंग बनाता है वो हमेशा एनायन बनाता है बच्चों, क्योंकि एनायन बड़ा होता है। और कैटायन कहाँ होता है फिर? आप बोल रहे हो जब NaCl का क्रिस्टल, नमक का आपने देखा है, नमक का टुकड़ा, पहले टुकड़े वाले नमक आते थे, पीस वाले, तो उसमें जो क्रिस्टल बनाता है, जो मतलब क्यूब जो बनाएगा, ठीक है, चाहे वो BCC बनाएगा, चाहे FCC बनाएगा, चाहे सिंपल बनाएगा, तो एनायन बनाएगा उसको, पैकिंग को। तो कैटायन कहाँ होगा? आप बोलो सर, आप तो बोलो सर एनायन बनाएगा तो Cl कहाँ रहेगा? तो बच्चों Cl रहेगा रिक्तिका में। मतलब आप एग्जाम्पल समझो, मैंने आपको एक लड्डू का डब्बा दिया है और मैंने बोला बेटा इसमें आपने क्या करना है, इसमें बादाम भी भरने हैं, काजू भी भरने हैं और लड्डू भी लगाने हैं। तो क्या करोगे आप? ऐसा तो नहीं करोगे कि पहले काजू बादाम भर दोगे फिर लड्डू रखोगे, ऐसा नहीं होगा। पहले आप क्या करेंगे? लड्डू को लगाओगे। तो जब आप लड्डू अरेंज करोगे बच्चों, तो इनके बीच में क्या होगा? कुछ खाली स्थान जरूर बचेगा। तो खाली स्थान में आप बादाम लगा सकते हैं ना। तो वो बादाम क्या है? जो आपके पास कैटायन है, धनायन जिनको बोलते हैं, वो धनायन क्या होते हैं? छोटे। तो वो इन वॉइड में आ सकता है, इनको बोलते हैं बच्चों रिक्तिका। जो लड्डुओं के बीच में खाली स्थान रह गया है, इनको क्या बोलते हैं? रिक्तिका। तो ये मतलब ऋण आयन ने क्या बनाई? पैकिंग, ठीक है, ठीक। और धनायन कहाँ रहेगा? रिक्तिका में। जर्नल केस में 1-2 अपवाद होते हैं बच्चों, तो वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब आप हाई कंपटीशन पढ़ोगे तो वहाँ पे अपवाद मिल जाएंगे, ठीक। वैसे हमारे जो बुक में है, सिलेबस में तो स्ट्रक्चर नहीं दे रखे कंपाउंड के, फिर भी मैंने 1-2 स्ट्रक्चर आपको बताए हैं, ठीक, ताकि आपको थोड़ा इजीली रहे आगे समझिए। बुक पे बहुत सारे हैं, वहाँ आपको सारे अपवाद मिल जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इतना अभी। NCERT में तो खैर कुछ नहीं कर रखा है, ठीक। तो बच्चों एनायन बनाता है पैकिंग और कैटायन बनाता है कहाँ होता है? रिक्तिका में। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है, जब हम एनायन और कैटायन का जो रेडियस रेशियो निकालेंगे, तो एनायन को आपने फिक्स मान के चलना है, ठीक है। मतलब आपने बोल दिया एनायन का आकार क्या मान के चलना है? निश्चित। मैंने जैसे बोल रखा है एनायन इतना बड़ा है, ठीक है, ये ऋण लिख दिया मैंने, एनायन लिख दिया, ठीक। जो कैटायन है, कैटायन का साइज हमने परिवर्तित करना है, इसका हम कैटायन को वेरी करेंगे बार बार। कैटायन का साइज परिवर्तित रखना है, तभी जाके हम रिलेशन निकाल पाएंगे। कैटायन जो आपका एनायन है वो क्या रहेगा? निश्चित। और कैटायन का साइज बार बार करते रहेंगे, छोटे से लेकर बड़े की ओर चलते रहेंगे। तो उसी आधार पर हम रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात निकालेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमने बच्चों लगाया कि माना कैटायन क्या है? बहुत छोटा है। कैसा है?
इस तरह से एक पॉइंट लगा दिया मैंने। अब आपको सोचो बच्चों, इसको एनायन का साइज इतना बड़ा है, कितने एनायन इसको सराउंड कर पाएंगे, और कंडीशन आपके पास 3 है ऊपर दे रखी, तो ये बीच वाला क्या हो गया, कैटायन प्लस, और क्या नेगेटिव। तो आप देखो बच्चों, इसको मैक्सिमम 2 ही टच कर पाएंगे, और अगर आप तीसरा करोगे तो ये इन दोनों को टच करेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, क्रिस्टल टूट जाएगा। तो अगर बच्चों एनायन बहुत छोटा है पॉइंट के बराबर, तो इसको केवल 2 ही कर पाएंगे, एनायन सराउंड कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति को हम बच्चों बोलते हैं रेखीय संरचना होगी उसकी, ठीक है, केवल 2 ही कर पाएंगे। हमने पहले बोला है कि हम कैटायन के साइज को परिवर्तित करेंगे, एनायन को फिक्स रखेंगे। दूसरा है बच्चों, ठीक है, तो आप जब आप कंडीशन क्या थे आपका, रेडियस रेशियो अगर देखो कम होगा तो स्टेबिलिटी स्थायित्व तो भी क्या हो जाएगा, कम, तथा उपसेचन संख्या क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। रेडियस रेशियो देखो, अगर कैटायन का त्रिज्या कम है, बीच में कैटायन है, अगर इसकी त्रिज्या बहुत कम है तो रेडियस रेशियो आपने पहले पढ़ा, रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कैटायन। तो रेडियस रेशियो कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, उपसेचन संख्या बच्चों कम होगी, तो क्रिस्टल क्या होगा, अपने आप में बहुत अनस्टेबल होगा। तो रेखीय है। दूसरा है, दूसरे में हम क्या करते हैं, कैटायन को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो माना मतलब कैटायन को, आप थोड़ा दोबारा सुन लो, मैंने कैटायन को इतना बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब आप बच्चों मतलब यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि इसको अब पहले 2 की जगह आप कितने एनायन सराउंड कर पा रहे हैं, ये बीच में प्लस है, इसको कितने सराउंड कर पा रहे हैं, इसको अब 3 सराउंड कर पा रहे हैं, ठीक है, 1 2 तीसरा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इनके साइज में यहाँ पे अभी एग्जैक्ट नहीं बन पा रहे हैं, जो आपको बना रखे हैं मैंने किनारे में बना रखे हैं कि ये आपके बीच में क्या है, ये धनायन है, ठीक है, और इसके बीच में ये 3 गोले इसको टच कर पा रहे हैं। तो बच्चों जब हमने थोड़ा एनायन का साइज को थोड़ा बड़ा किया, और कैटायन जो आपके पास एनायन का साइज फिक्स था और कैटायन के साइज को हमने थोड़ा सा बड़ा किया, तो आप देख रहे हैं 3 गोले इसको स्पर्श कर पा रहे हैं बच्चों। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन मतलब अगर हम इससे ऊपर हम अभी इस स्थिति में जब कैटायन का साइज ये है, तो इससे हम ज़्यादा अब एनायन उसको घेर नहीं सकते हैं, तो क्रिटिकल सिचुएशन हमने मान ली है। अब आपको सोचो बच्चों, जो एनायन है माना उसकी त्रिज्या कितनी है, एनायन त्रिज्या आर, कैपिटल आर, क्योंकि एनायन बड़ा होता है, और जो कैटायन है वो छोटा है, उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। तो आपको सोचो बच्चों, अगर ये बीच में है, इस छोटे जो धनायन है आपका, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, मैंने लिखा भी है। और जो आपके पास बाहर लगा हुआ है एनायन, इसकी त्रिज्या कितनी, आर। तो टोटल देखो, आपने पहले तीनों एनायन को सेंटर बनाया, एक ट्रायंगल बना, ठीक, और ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के मान क्या होते हैं बच्चों, 180। तो जब ये पूरा एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, तो बीच में जो रखा हुआ है धनायन, इसके सेंटर से तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, मैंने इसको नीचे ले आया। तो देखो यहाँ से जो इनकी रेडियस, इसकी रेडियस आर प्लस आर हो गई, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन, टोटल दूरी यहाँ की ये हो गई, ठीक। इसके बीच का जब टोटल एंगल 60 था बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो मैंने लिया है 30 डिग्री का। अब देखो ये मैंने यहाँ से फिर लंब डाला नीचे, ठीक, तो इसी मैंने यहाँ से बीच से डाला मैंने लंब नीचे, तो ये कितना हो गया, तो ये बन गया एक 90 डिग्री का कोण। तो बच्चों ये हो गया उसका कर्ण, ये हो गया आधार, और ये एंगल हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया लंब। तो अब बच्चों हम रिलेशन जानते हैं कि आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। हम ज़्यादा मैथ तो मुझे भी नहीं आती, पर थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ी है मैथ, ठीक है। लाल कक्का करके साइन कॉस टेन, एक मतलब कॉट, एक मतलब सेक और कॉसेक, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस 30। तो देखो बच्चों आधार कितना है इसका, आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक, अरे यहाँ से यहाँ तक किसकी त्रिज्या है, सिर्फ इसी की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी त्रिज्या है, आर, इसकी एनायन की त्रिज्या है। और यहाँ से लेकर जो कर्ण है वो कर्ण की दूरी कितनी, आर प्लस आर। तो आधार से यहाँ से आप खुद बना के दिखाना, वो मैंने 2-3 बार बना रखे हैं। तो क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ पे उसको 3 गोले, जहाँ पे आपके ऊपर की तीनों कंडीशन फिलफुल हो जाएं, ठीक है। तो आधार हो गए आर बटे आर प्लस आर बराबर कॉस 30। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
तो cos 30 का मान होता है बच्चों √3/2। ठीक है, तो कैपिटल R बराबर क्या जाए √3/2 R+R। अब मैंने क्या किया है R माइनस √3 इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस √3/2 R इक्वल टू R। ठीक है, तो R बराबर बाहर कॉमन ले लिया मैंने 1 माइनस √3/2 इक्वल टू R। तो अब मैंने क्या किया है R/R को इधर लिया है और 1 माइनस √3/2 को यहाँ रहने दिया, तो R/R ठीक 0.155 आया है। ठीक है, ट्रायंगुलर के लिए। तो R/I ये किसकी त्रिज्या थी बच्चों, ये थी कैटायन की त्रिज्या, और ये किसकी त्रिज्या थी एनायन की त्रिज्या। इसका रेशियो कितना आया सॉल्व करके 0.155। ठीक, तो ये है बच्चों रेडियस रेशियो का मान किसके लिए, जब आप पास क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए। तो इस तरह से वो टेबल उसने किताब पे बना रखी है। अब हम यहाँ से बना सकते हैं। देखो अगर हमने फर्स्ट क्या किया, अगर हम रेखीय अवस्था में रेडियस रेशियो का मान उसने क्या माना 0 से लेकर 0.155 रेंज तक अगर होगा कोई, अगर रेडियस रेशियो का मान इतना आ रहा होगा तो उसकी संरचना कैसी होगी बच्चों, क्रिस्टल की रेखीय होगी बच्चों। ठीक है, अब यहीं से उसने टेबल बना रखी किताब पे। ठीक, उसने नहीं बता रखा कि कहाँ से आया। अगर रेडियस रेशियो का मान 0.155 आएगा तो उसके मतलब 0 से लेकर 0.1 एग्जैक्ट तो नहीं आएगा आंसर में, अगर 0 पॉइंट इससे थोड़ा कम आ सकता है, अगर इससे कम आएगा बच्चों तो वो क्या होगा रेखीय। ठीक, तो ऐसे इससे अगर ये जो हमारी वैल्यू आई है किसके लिए आई है, त्रिकोणीय के लिए। ट्रायंगल बना था त्रिकोणीय के लिए, तो त्रिकोणीय के लिए 0.155 से रेडियस रेशियो कितना होगा आगे, ये तो क्रिटिकल सिचुएशन थी। अब अगर आप थोड़ा और बड़ा करोगे किसको, अगर आप कैटायन को थोड़ा और बड़ा करोगे तो 3 गोले उसे और अच्छे से तरीके से वो करेंगे, कवर अप करेंगे। थोड़ा और बड़ा करोगे तो और भी अच्छे ढंग से 3 गोले उसको व्यवस्थित करेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कैटायन को और बढ़ाओगे तो 3 जगह उसे क्या करने बैठ जाएंगे, 4 कवर करने बैठ जाएंगे। ऐसे थोड़ा और बढ़ाओगे तो उसको 5 एनायन घेरने बैठ जाएंगे। अगर आप थोड़ा और बढ़ाओगे तो 6 एनायन उसको घेरने उसको घेर सकते हैं। तो बच्चों त्रिकोण के लिए स्टार्टिंग पे होगा 0.155 से रेडियस रेशियो कितना होगा, तो ये उसने किताब में दे रखा है। तो हमने क्या कर रखा था एनायन टू कैटायन की सिचुएशन के अनुसार और रेंज बता दी है उनकी। ठीक है, अगर रेखीय है तो 2 एटम घेरे हैं तो रेडियस रेशियो का मान क्या होगा 0 से 0.155। यदि बच्चों त्रिकोणीय हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन थे तो ये कितनी होगी 0.155 से कहाँ तक जा सकता है 0.225 तक। जब रेडियस रेशियो का मान इतना हो जाएगा तो 3 एनायन उसको बहुत अच्छे तरह से कवर अप कर सकते हैं, जो आपकी 3 कंडीशन है ऊपर को क्रिस्टल के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। ऑक्टाहेड चतुष्फलकीय कब होगी बच्चों, जब एक बॉल को एक धनायन को 4 एनायन सराउंड करेंगे, तब रेशियो क्या होगा बच्चों 0.225 से 0.414। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया, रेडियस ऑफ एनायन दे दिया, तो रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं आप। अगर उसका आंसर कुछ आता है इनके बीच में तो आप बताओगे उसकी संरचना कैसी है, चतुष्फलकीय। ठीक, अगर 0.414 से 0.732 तक आता है बच्चों तो ऑक्टाहेड्रल होगा। इसका मतलब जो आपके पास ऑक्टाहेड्रल कब होता है, जब एक धनायन को 6 एनायन घेरेंगे बच्चों, सराउंडेड करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर बच्चों 0.732 से ठीक है 1 तक वैल्यू आती है तो बच्चों स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका BCC। अब तुम्हें थोड़ा क्लियर हो रही है पिक्चर। और अगर बच्चों 1 से ऊपर वैल्यू आती है इसका मतलब स्ट्रक्चर हो गया आपका FCC क्रिस्टल। ठीक है, तो बच्चों ये था रेडियस रेशियो, आप इसको 1-2 बार समझें तो आपको आगे कंपटीशन के लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का बनता है 8 इससे, तो अब ये मैंने बढ़ा दिया, साइज बड़ा हो गया है। हमने क्या कहा, हमने क्या बोलता, हम धनायन का साइज को बढ़ाते जाएंगे और जो कैटायन है उसको फिक्स रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैं जल्दी बनाए, ये माइनस कितने घेर रहे हैं उसको। ठीक है, तो वही हमने बच्चों निकालना था। ठीक, एक बच्चों मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ आयनिक सॉलिड क्या होते हैं। अभी तुम्हारे पास रिफ्रेशर में तो है लेकिन थोड़ा मैं आपको थोड़ा इसका वो दे देता हूँ नॉलेज कि आपने इसको किस तरह से आप कंपटीशन लेवल के लिए पढ़ना है। ठीक, तो हमारे पास जो आयनिक सॉलिड होते हैं बच्चों तो वो मैंने 2 प्रकार से क्लासिफाई किए हैं, AB टाइप और AB2 और या A2B टाइप। AB टाइप को मैंने फर्दर 3 इसमें बांटा है, तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं बच्चों। जैसे NaCl AB टाइप का, AB का मतलब क्या है रेशियो बराबर है, एक Na है तो एक
Cl है। ऐसे AB में भी CgM क्लोराइड, इसका रेशियो भी एक ही है, जिंक सल्फाइड का भी एक ही। तो 3 टाइप क्रिस्टल हो गए, NaCl टाइप क्रिस्टल, CgM क्लोराइड टाइप क्रिस्टल और जिंक सल्फाइड टाइप क्रिस्टल। AB2 में क्या है होते बच्चों, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक, इसको फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बच्चों। बहुत स्पेशल होते हैं, इसको आप पढ़ें तो कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन यहीं से आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक। A2B टाइप में दूसरा क्या होता है बच्चों, Na2O, इसको बोलते हैं बच्चों एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल होता है, लेकिन हमारे पास नहीं है, हम तो बिल्कुल उसी में चलेंगे जो हमारे पास सिलेबस में है। तो मैं फिर भी आपको थोड़ा एक NaCl AB टाइप का क्रिस्टल बता देता हूँ, ठीक है। AB टाइप क्रिस्टल होता है बच्चों NaCl। अब देखो आप NaCl में क्या होता है, Na केटाइन और Cl एनाइन होता है बच्चों। अब इसमें एनाइन क्या होता है, पैकिंग बनाता है, मैंने पीछे बोलता है एनाइन क्या करेगा, पैकिंग बनाएगा। तो केटाइन कहाँ होगा बच्चों, रिक्तिका में, ठीक है, और वो भी यहाँ पे होता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन उठ रहा होगा बच्चों, रिक्तिका होगी, रिक्तिका तो 2 प्रकार की होती है, वैसे तो ट्रायंगुलर भी होती है। ट्रायंगुलर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रायंगुलर में क्योंकि बहुत छोटा होता है तो उसमें नहीं जाता। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल अच्छी खासी वॉइड होती है बच्चों, तो ज़्यादातर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही रहेगा। तो Na+ रहेगा वॉइड में, अब कौन से में रहेगा, टेट्रा है या ऑक्टाहेड्रल में, ये आपने दिमाग लगाना है। Cl- पैकिंग बनाता है, तो पहले बात कर लेते हैं Cl- बनाता है पैकिंग, और कैसी पैकिंग बनाता है NaCl में, FCC पैकिंग बनाता है बच्चों, ठीक है। अब FCC पैकिंग में Cl- कहाँ होगा, कोनों पर, और कहाँ होगा, फलक पर। बच्चों Cl- प्रति इकाई सेल FCC में क्या होता है, कोनों पर 8 × 1/8, ये आपको पता है, 1, और फेस पर 6 फेस 1/2 3/4, ये आपने पढ़ रखा। तो Cl- प्रति इकाई सेल कितने होंगे बच्चों, 4, ठीक है, ये बना रखा है ना, FCC बना रखा है। FCC कॉर्नर पे है Cl- और फलक पे हैं ये सारे क्या हैं, Cl-। मैं इनको दिखा भी देता हूँ, ये मैंने ब्लू पेन से बना रखे हैं, जो ग्रीन पेन वाले हैं वो सब क्या हैं, Na+। तो ठीक है बच्चों, अब जो Na+ हैं, अब वो आप दिमाग लगाने के कहाँ होगा बच्चों, मेरे देखने से ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। अब सोचो इस बारे में क्यों, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे तो FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे बच्चों, 8, ठीक है। और जबकि FCC बना कितने से, 4 परमाणु से, Cl आपने निकाले 4 परमाणु, तो 4:8 हो जाएगा। 4:8 मतलब 1:2 का रेशियो हो जाएगा। इनका रेशियो तो कितना है, 1:1 होना चाहिए बच्चों। इसका मतलब जो Na+ आयन होगा वो अष्टफलकीय, अष्टफलकीय में कितने होंगे, देखो टेट्राहेड्रल आपका 2n होती है, ऑक्टाहेड्रल कितनी होती है, n, तो 4 ही होगी। तो 4 इसमें क्या होंगे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, एक तो यहाँ होगी बीचों बीच में, और कहाँ होती है, यहाँ कोर के मध्य भाग में, ठीक है, कोर के मध्य भाग में। तो ये बच्चों देखो, प्रत्येक जो आपने कोर है उनके मिड भाग में आपने कोर के बिल्कुल जो मध्य भाग है उनमें जो लगे हुए हैं वो क्या है, Na+ आयन लगे हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारे कहाँ हैं, कोर के केंद्र पर होगी, ठीक है। और केंद्र देखो, कोर के केंद्र पर कितने होते हैं, 12 कोर होते हैं, 1/4 भाग आता है तो 3, अंतः केंद्र पर 1 होते हैं 4। तो Na प्रति इकाई सेल कितना हो बच्चों, 4। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाते हैं, सब में ऐसे Na+ का कोऑर्डिनेट नंबर कितना है। अब आपको सोचो बच्चों, जब अगर एक यहाँ लगा हुआ है, एक को कितने परमाणु घेरे हैं, देखो एक इसके बगल 2, एक के बीच में फलक वाला 3। अब आप इससे दूसरा क्रिस्टल जुड़ा होगा बच्चों, तो इधर भी होगा यानी 4, ठीक। अब एक अगर इधर नीचे वाला जो आप पीछे वाली दीवार है इस पर भी होगा, एक इधर, और एक दूसरा वाला होगा जो उसका ऊपर वाला फेस बता रहा होगा उसमें, 6। तो कोऑर्डिनेट नंबर कितना होगा, 6। तो मतलब Na को कितने Cl घेरेंगे, 6। और अगर बोले बच्चों Cl का कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, तो Cl का भी 6। आप कौन और किसी को पकड़ लो, मैंने इसे भी पकड़ा, ये Cl है, इसको देखो कितना है कोऑर्डिनेट नंबर, ये क्या है, Na 3। तो बच्चों इससे सेल भी तो जुड़े होंगे, इधर से भी जुड़ा होगा, इधर से भी जुड़ा होगा, ऐसे करके सेल जुड़े होंगे और सेल। तो 3 जब इधर से सराउंड करें तो 3 उधर से कर रहे होंगे, तो कोऑर्डिनेट नंबर कितना हुआ, 6। अगर आप पूछे कोई कि यहाँ पे जो केटाइन और एनाइन है उनकी रिलेशन क्या है, तो देखो ये एनाइन है और ये बीच में कहाँ पड़ा हुआ है, रिक्तिका में केटाइन पड़ा हुआ है। तो अगर एनाइन की त्रिज्या r, ठीक है, R- और R-, 2 एनाइन सराउंड कर रखा है, सपोज दैट ये एनाइन है, तो इसको R- इस वाले एनाइन की त्रिज्या, R- इस वाले की त्रिज्या, और बीच में जो पड़ा हुआ है उसकी क्या है, R+। तो ये पूरा गोला आ रहा है तो इसकी 2R+ होगी।
तो अगर कोई पूछे एज लेंथ, क्योंकि एज लेंथ पूरी ए होती है बच्चों, ठीक है, ठीक है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये एज लेंथ ए होती है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r माइनस प्लस 2r प्लस, ये इनका रिलेशन है। तो सिंपल होता है बच्चों, आप इनको पढ़ें कंपटीशन लेवल के लिए, अगर आपको आगे अच्छी तरह जाना हो रहा, आपने आगे पढ़ किस लिए हैं, आप तैयारी करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों जैसे सीजियम क्लोराइड का, मैं अब इसको आप बुक पे देख लेना। सीजियम क्लोराइड में भी अब ये अलग क्यों है तो रेशियो सेम एन से था, आप बोलोगे सर एन के जैसे होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ सीजियम और क्लोरीन का साइज बड़ा है बच्चों, दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर है। सीजियम है नीचे, तो सीजियम जब प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा बच्चों तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है। और Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो साइज क्या है, बड़ा, तो इसलिए इन दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर होता है। तो बच्चों ये जो सीजियम क्लोराइड है BCC टाइप की पैकिंग बनाता है बच्चों। अब मैंने बोला एनायन क्या होता है, सिंपल केस में एनायन पैकिंग बनाएगा, ठीक है, एनायन पैकिंग बनाएगा BCC मतलब बाहर से बनाएगा, और अंता केंद्र में जो सीजियम है भाई साहब वो अंता केंद्र पे रहेगा, मतलब कॉर्नर पे क्या होगा Cl माइनस और सीजियम रहेगा अंता केंद्र पर, ठीक है। तो ये इसकी पूरी कहानी थी, आप पढ़ सकते हो किताब में, मैंने थोड़ा हिंट दे दी। जिंक सल्फाइड, अब आप बोलोगे इसमें तो रेशियो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी बच्चों जो FCC पैकिंग बनाएगा, FCC पैकिंग बनाएगा तो जो S-2 होगा वो FCC में होगा, ठीक है, कॉर्नर पे होंगे और फेस में होगा बच्चों। और Zn2+ कहाँ होगा बच्चों, अल्टरनेट वॉइड पर, टेट्राहेड्रल वॉइड पर। अल्टरनेट क्या हो बच्चों, अब मैं इसको एक क्यूब है तो ये आपका क्या है, एक बॉडी डायगोनल पे होती है ना टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो आपने क्या बोला था, इसको 4 बराबर भागों में बांटा था, 1 2 1 2 और 3 4, ठीक है, बराबर भागों। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड तो यहाँ होती है, तो दूसरी जगह नहीं होगा बच्चा। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक। तो देखो टोटल 8 होती हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, तो केवल एक बॉडी डायगोनल पे एक ही है, तो 4 पे कितनी होगी, 4, ठीक है। तो यहाँ से ये सही आ जाएगा, क्योंकि FCC में जब S क्या होंगे 6, तो Z भी कितने चाहिए आपके लिए, वो S की परमाणु संख्या कितनी आएगी, 4, तो Z की कितनी आएगी, 4 ही आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से NaCl टाइप के और भी क्रिस्टल होते हैं बच्चों, है ना, मैंने इनके एग्जाम्पल दे रखे थे पहले, मैग्नीशियम ऑक्साइड CO, यहाँ भी पूछ रखे थे 1-2 बार बोर्ड में, ठीक है, किस टाइप का क्रिस्टल होता है, FCC होता है, BCC होता है, क्या होता है, तो आप ध्यान रखना FCC होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड NaCl MgO। इसी प्रकार सीजियम क्लोराइड बच्चों, और सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड और थैलियम आयोडाइड, ये सारे BCC होते हैं बच्चों। जिंक सल्फाइड FCC होते हैं बच्चों, और इनके 1-2 एग्जाम्पल मैंने और भी लिखे होते FCC के, ठीक, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस आयोडाइड, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है कि किस तरह से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, नहीं तो हमारे यहाँ कोई समझाता नहीं इनको ना, हमारे यहाँ क्योंकि रिफ्रेशर में तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई नहीं पढ़ाते इनको। मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया है कि आप इसको किस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हो बच्चों। होमवर्क मैं आपको जो मैं इसकी PDF दूंगा, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के दूंगा, वो मैं आपको PDF के माध्यम से दे दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।